हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की क्लास के अंदर हमें जितने फिलअप है, ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एम फिलअप हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, एमसीक्यू हो गए या मैचिंग हो गए, ये चारों के चारों आज ही की क्लास के अंदर हमें करने हैं। आज क्लास 1.5 घंटे करीब हो सकती है, चाहे कितनी बड़ी क्लास हो जाए या कितनी छोटी हो जाए। जब तक ये सारे खत्म नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे दोस्तों। चलो, तो भैया इसको करने से पहले आपको ये वाली क्लास दे, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में सबसे ज्यादा इसी नंबर इसी किस्म की क्लास में से आएगा। ये क्लास उन्हीं स्टूडेंट वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसने एक बार सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया है दोस्तों। देखो, मेरे को तो पता है, मैं बताते भी चले जाऊंगा, पर आपको वो चीज रिटेन भी तो होनी चाहिए वहां तक कि भाई आपने जो पढ़ा है अभी तक, जितना पूरा सेल्स ऑफ गुड्स हमने क्लास लगाई है, पूरी 15 क्लास लगा दी, 15-16 क्लास लगा दी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, या जितनी भी क्लास लगी है 14-15, तो उस केस के अंदर आपको 14-15 क्लास का कंटेंट याद भी है या नहीं है। देखो, याद करना बहुत जरूरी है, आप उसको समझिए, उसको पढ़िए, तभी आप ये कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। और फिल अप, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों फाउंडेशन के अंदर। सीएमए फाउंडेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज देनी चाहिए वो फिलअप, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू वगैरह में देनी चाहिए। देखो, पहला वाला क्वेश्चन अब पेपर में नहीं आएगा। ये कहता था द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कहां एप्लीकेबल नहीं होता। पहले सर जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होता था, अब वो क्योंकि एप्लीकेबल हो गया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब स्टार्ट करा था। 370 आर्टिकल सेक्शन 370 धारा 370 आर्टिकल 35A हटने के बाद अब सारे लॉ इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लाई हो रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको काट दीजिए। अगर आएगा तो सेल्स ऑफ गुड्स इज एप्लीकेबल इनटू जम्मू एंड कश्मीर आल्सो। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज एप्लीकेबल इनटू जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी एप्लीकेबल है। तो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल नहीं लगाएंगे, ठीक है। द टर्म डिलीवरी अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन। डिलीवरी का सेक्शन मैंने आपको बताया था, डिलीवरी का सेक्शन होता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2 हमें बताता है मीनिंग ऑफ डिलीवरी, मीनिंग ऑफ डिलीवरी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 वन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स कैन बी। दोस्तों एक तो यहाँ पर ठीक करो, सेक्शन 2 होता है, 2 नहीं होता। 2 होता है बायर का, बायर का मीनिंग होता है 2 मीनिंग ऑफ बायर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 कहता है। डिलीवरी सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के मीनिंग में क्या कहता है, डिलीवरी कितने टाइप के होते हैं, एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है ना। डिलीवरी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, 3 टाइप की। एक्चुअल होती है, सिंबॉलिक होती है और कंस्ट्रक्टिव होती है। द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स इन सेल ऑफ गुड्स हैज बीन डिक्लेयर अंडर सेक्शन, कुछ सेक्शन में डिफाइन है। देखो सेक्शन, आप मीनिंग के सेक्शन एटलीस्ट याद करेंगे, सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 के अंदर डिफाइन है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 में बताया गया है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। तो आपको जो मीनिंग है ना, मीनिंग वाला सेक्शन याद करना पड़ेगा, पेपर में आने के चांसेस है। तो जब मैंने आपको मीनिंग पढ़ाया था चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, तो मीनिंग कराया था, स्टार्ट करने के बाद थोड़ा मीनिंग का सेक्शन पढ़ाया था। तो सेक्शन 2:1 बायर का, 2:2 डिलीवरी का, 2:3 ऐसे करके सेलर का, 2:4 आपके पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स उसका। तो ये सेक्शन आपको याद करने पड़ेंगे दोस्तों। प्राइस का, द टर्म प्राइस हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 10 सेक्शन 2 सबसेक्शन 10। देखो सेक्शन 2 तो आएगा क्योंकि मीनिंग का सेक्शन 2 में है। अब कौन से सबसेक्शन में है, 10 में है। प्राइस का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, 10 में है। गुड्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंदर है दोस्तों। अब ये सेक्शन आपको याद करने पड़ेंगे, तो बुक में जाइए, बुक में सारे सेक्शन का नाम लिखिए और अपने हिसाब से याद करिए। उसको याद करना जरूर है क्योंकि याद करे बिना ये सेक्शन आने के बहुत चांसेस है, ठीक है। द टर्म एक्शनेबल क्लेम इन डिफाइन इन, द टर्म एक्शनेबल क्लेम डिफाइन इन। देखो एक्शनेबल क्लेम जो है ना सर, वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइन नहीं करा, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में डिफाइन करा गया है। क्या बोला मैंने, एक्शनेबल क्लेम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइन नहीं करा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर एक्शनेबल क्लेम को गुड्स नहीं माना गया, ऐसा बोला गया है कि जब गुड्स की डेफिनेशन बताते हैं ना सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंदर, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंदर जब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स, तो उस गुड्स के अंदर एक्सक्लूड कर दिया गया एक्शनेबल क्लेम। तो ये बताया गया था सेल ऑफ गुड्स में। तो सेल ऑफ गुड्स में क्या बताया गया है कि एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं माने जाते। एक्शनेबल क्लेम कहते किसे है, ये बताया गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1881 में। तो यहां लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में बताया गया है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है जो 1882 में बनाया गया था, और वो बताता है मीनिंग ऑफ एक्शनेबल क्लेम। स्पेसिफिक गुड्स बिकम अ सर्टेन गुड्स डैश फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल।
स्पेसिफिक गुड्स बिकम अनसर्टेन गुड्स सब्सिक्वेंट टू फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो सर कहने की कोशिश कर रहा है जो स्पेसिफिक गुड्स है अनसर्टेन गुड्स कब बनेंगे, जब फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा। तो सब्सिक्वेंट मतलब बनेगा, कब बनेगा, जब फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो स्पेसिफिक गुड्स बन जाएंगे अनसर्टेन गुड्स जब वो क्या बनेगा, सब्सिक्वेंट टू, कब बनेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। सब्सिक्वेंट मतलब जिस टाइम आपका पास फॉर्मेशन हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, उस टाइम स्पेसिफिक गुड्स बन जाएंगे असर्टेन गुड्स। सब्सिक्वेंट आएगा यहाँ पर, सब्सिक्वेंट टू फॉर्मेशन, ये पूरी लाइन लिखी हुई है। अंडर सेक्शन डैश इज द ड्यूटी टू द सेलर टू द डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड ऑफ द बायर टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर देम। सेलर की ड्यूटी है कि गुड्स को डिलीवरी करेगा, बायर की ड्यूटी है गुड्स को एक्सेप्ट करेगा। तो सेलर की ड्यूटी एक्सेप्ट करके पे करेगा। तो ये कौन से सेक्शन में डिफाइन करा गया है दोस्तों, ये सेक्शन 31 में बताया गया है, पता है। और 31 सेक्शन हमारे स्टडी मेट में है ही नहीं, 31 सेक्शन हमारे स्टडी हेड में है नहीं। और जब मैंने आपको पढ़ाया था मोड ऑफ डिलीवरी, तब मैंने आपको लास्ट में सेक्शन 31 के बारे में बताया। तो मैंने कहा था सेक्शन 31 से सेक्शन 44 तक जाना है हमें। तो सेक्शन 31 हमारे स्टडी मेट में है नहीं, और उसका देखो एमसीक्यू भी है। तो ये मत समझना कि जो एमसीक्यू दे रखे हैं वो हमारे स्टडी मैट से ही है। कुछ एमसीक्यू ऐसे है जो स्टडी मैट के बाहर से भी, अब आगे आगे बताते जाऊंगा। और मैं आपको दिखा देता हूं प्रूफ करके, सेक्शन 31 हमारे सिलेबस के अंदर दे ही नहीं रखा। और सेक्शन 31 है द ड्यूटी ऑफ डिलीवरी। ड्यूटी ऑफ डिलीवरी मतलब ड्यूटी ऑफ बायर एंड सेलर। सेलर और बायर की ड्यूटी क्या है, तो सेलर की ड्यूटी है कि डिलीवरी करे ऑन टाइम, और बायर की ड्यूटी उसको एक्सेप्ट करके पे करे। दैट इज कॉल्ड ड्यूटी ऑफ सेलर एंड बायर। ये सेक्शन 31 में लिखा है, और सेक्शन 31 सीएमए फाउंडेशन के सिलेबस के अंदर है ही नहीं। सेक्शन 31 इंटरमीडिएट के सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर है। तो देखो यहां पर देखो, अगर मैं ऊपर आपको ले जाऊं तो मैंने आपको सेक्शन 31 दिखाना है। 23 है, 23 30 तो यहां तक था। कंडीशन वारंटी के अगला चैप्टर जो है डिलीवरी वाला, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब देखो यहाँ पर क्या है, रूल रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। और यहाँ पर बोला सेक्शन 31 to 44। और स्टार्टिंग कहां से करी है, स्टार्टिंग सेक्शन 33 से कर दी है। सेक्शन 33 पढ़ाया, सेक्शन 32 पढ़ाया। मैंने जिस तरीके से पढ़ाया था वो इस तरीके से पढ़ाया। सेक्शन 3, 33, 32, 34 और 35 अगर आप ध्यान दो तो मैंने आपके इसी तरीके से पढ़ाया। मैंने जो आपके स्टडी मैट में जिस लाइन से दे रखे उस लाइन से मैंने आपको पढ़ाया है। और लास्ट सेक्शन देखना 44 तक थे ना, देखो लास्ट सेक्शन आप देखना कि जो 41 तक है, और मैंने भी आपको 41 तक बताया था। 42, 43, 44 मैंने कहा था हमारे स्टडी मैट में है नहीं। सेक्शन 31 लास्ट वो वीडियो जाकर देख लो, मोड ऑफ डिलीवरी वाली, रूल रिगार्डिंग डिलीवरी वाली। तो वहां पर मैंने लास्ट में बताया था कि सेक्शन 31 क्या कहता है, मैंने बता दिया था क्योंकि मुझे पता था इसका एमसीक्यू है। और मैंने आपको बताया था सेक्शन 31 कहता है ड्यूटी ऑफ सेलर एंड बायर। सेलर और बायर की ड्यूटी क्या है कि सेलर को गुड्स डिलीवरी टाइम पे करनी है, और बायर को उसको एक्सेप्ट करके पे करना है। दोस्तों ये आपके पास सेक्शन 31 कहता है। अब बता दिया है तो आप इसको लिख लीजिए। पेपर में तो आने के चांसेस मुझे लगते नहीं, ऐसे होते नहीं है, पर क्योंकि है, अब हो सकता है जो पेपर बना रहे हैं वो इसी में से दे रहा हो तो डाल दे, उसको पता नहीं है तो हो सकता है, तो आप इसको याद कर लीजिए। इन केस ऑफ सेल के केस के अंदर, इफ सेलर इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाए, द बायर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द गुड्स फ्रॉम द बायर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द गुड्स फ्रॉम, किससे, बताओ सर, ये बता दो किससे निकल कर। तो अगर आपको ध्यान है तो मैं आपको नोट्स खोलता हूं, और वो खोलना नोट्स के अंदर, देखो मैंने ये निकाला भी था, नोट्स के अंदर खोलना आप डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर डिफरेंस खोलना मैंने कराया है। मैं कोई चीज छुड़वाता नहीं, मुझे पता है भाई, जब हम पढ़ा सीएमए फाउंडेशन के हिसाब से पढ़ा रहे तो उसी हिसाब से कराएंगे। अब लास्ट वाली लाइन पढ़ना, ये था ये वाली लाइन, डिफरेंस बिटवीन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में लास्ट वाली लाइन पढ़े आप, और देखो ना क्या कह रहा है, यह वाली लाइन, सेम लाइन कॉपी करिए। इफ द सेलर बिकम इंसॉल्वेंट, ये सेलर वाला इंसॉल्वेंट था, ये तो सेलर वाला केस है। तो यहां पर हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, इन केस ऑफ सेल इफ द सेलर इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाए ये वाला है, और अब बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो ये वाला है। तो अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है, आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्राइस द बायर कैन क्लेम द गुड्स फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर। बायर किससे क्लेम कर सकता है, ऑफिशियल रिसीवर से, जो कि जब इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जज साहब क्या करते हैं, ऑफिशियल रिसीवर भेजते हैं, और जितनी प्रॉपर्टी है सेलर की उसको बेचकर सारा पैसा चुकाया जाता है। तो भैया अगर सेलर डिक्लेयर इंसॉल्वेंट हो जाए तो बायर एंटाइटल्ड टू रिकवर द गुड्स, किससे गुड्स रिकवर करेगा, उसके ऑफिशियल रिसीवर से, ऑफिशियल रिसीवर से। क्या क्लियर है या नहीं है, कराया है, ठीक। बताओ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 किसका पार्ट है, किसका पार्ट,
और आप सभी को पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताया था कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट था। वहां से गुड्स के प्रोविजन हटाकर एक पर्टिकुलर एक्ट बना दिया गया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 का पार्ट है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इज एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट की जगह हो जाएगा इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट भी इंक्लूड हो चुका है दोस्तों। अब क्या बताऊं इसके अंदर में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज एप्लीकेबल टू मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, किसको छोड़कर, इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़कर, इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़कर। आगे बताया था एक्शनेबल क्लेम और एंड करेंसी याद आ रहा है। करेंसी बताया था कि जो 10 रुपए का है उसको बेचा, हमारा जो करेंसी चल रही है करंटली करेंसी, उसको बेचा तो ना जा सकता है। और मैंने एग्जांपल भी दिया था कि मैं 100 का नोट 100 रुपए में तो ना बेच सकता हूं, ठीक है। हाँ, पुराना नोट हो, डॉलर हो, उसको बेचा जा सकता है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी मत दिखना, वो कह रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी सेल ऑफ गुड्स में आती है, पर कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी सेल ऑफ गुड्स में आती है, एक्शनेबल क्लेम और करेंसी, जो करंटली मनी की करेंसी चल रही है इंडिया के अंदर, वो गुड्स नहीं माने जाते। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इन कॉन्ट्रैक्ट whereby the seller is transferred or agree to transfer the property is goods to buyer for a price, simple। बताओ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। वेयर बाय द सेलर, जब सेलर ट्रांसफर कर दे या एग्री टू ट्रांसफर करे प्रॉपर्टी को, ऑनरशिप को, किसको, ऑनरशिप इन गुड्स की ऑनरशिप को ट्रांसफर करते किसको, बायर को, किसके लिए, प्राइस के लिए। भाई मैं सेलर हूं, मैं अगर अपनी गुड्स की प्रॉपर्टी ऑनरशिप आपको ट्रांसफर करूंगा तो बदले में आप मुझे क्या दोगे भाई, प्राइस दोगे ना। तो किसके लिए मैं ट्रांसफर करूंगा, पैसों के लिए, तो प्राइस के लिए मैं ट्रांसफर करूंगा। क्लियर है या नहीं है। ओनली डैश गुड्स आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल ऑफ एक्ट। बताओ, मूवेबल गुड्स की बात करते हैं सेल ऑफ गुड्स में, ये इमूवेबल की, सब ओनली इमूवेबल गुड्स, तो इसलिए लिखा ओनली इमूवेबल नहीं, मूवेबल गुड्स आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल। मतलब पूरे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात होगी। पूरे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर किसकी बात होगी, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करी जाएगी। प्रॉपर्टी मींस जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स एंड नॉट मेयरली डैश इन गुड्स। अगर मैंने आपको बताया था तो याद करो, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन अगर आप ध्यान से देखो तो प्रॉपर्टी का मतलब जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स माना जाता है, स्पेशल प्रॉपर्टी इन गुड्स नहीं माना जाता। तो यहां पर बढ़ाएगा स्पेशल प्रॉपर्टी। अब मैं आपको डेफिनेशन दिखाऊं तो आप याद करेंगे, सर मैंने सब पढ़ाया है, ऐसा कोई भी डेफिनेशन नहीं है जो मैं आपको नहीं पढ़ाया, और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैं आपको स्टडी मैथ से नहीं पढ़ा था। अगर आप ध्यान दें तो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखेंगे। प्रॉपर्टी मीन्स जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स बट नॉट मियरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। कॉपी कर दी लाइन, बस की जगह डैश दे दिया, हमने कहा इसकी जगह स्पेशल प्रॉपर्टी है। आया समझ में, नहीं आया, क्लियर है। देखो क्लियर, गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर कॉल्ड डैश गुड्स। गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्री अपॉन एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम आपने गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया था, ऐसे गुड्स को स्पेसिफिक गुड्स कहते हैं। भूल रहे तो नहीं सर, स्पेसिफिक गुड्स कहते हैं। और जिस टाइम आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे और उस टाइम आपने गुड्स को आइडेंटिफाई नहीं किया था, ऐसे गुड्स को अनअसर्टेन गुड्स कहते हैं। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गुड्स आइडेंटिफाई नहीं किए गए हैं, चेकिंग नहीं करे गए हैं, एक गुड्स को चेक नहीं करा, तो अनअसर्टेन गुड्स माने जाते हैं। क्लियर है या नहीं है, समझ में आ गया ना। यहां पर आइडेंटिफाई करा, यहां आइडेंटिफाई, वो गुड्स जो आइडेंटिफाई करे कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर, वो स्पेसिफिक गुड्स बोल लो या असर्टेन गुड्स कह लो। और वो गुड्स जो आइडेंटिफाई नहीं करे कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर, वो गुड्स अनअसर्टेन गुड्स माने जाते हैं। गुड्स विच आर टू बी मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और एक्वायर बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर कॉल्ड डैश गुड्स। गुड्स जो विच आर टू बी मैन्युफैक्चर, गुड्स जो मैन्युफैक्चर करना बाकी है, अभी मैन्युफैक्चर नहीं हुए, मैन्युफैक्चरिंग करेगा या प्रोड्यूस करेगा, बात एक ही है, या एक्वायर करेगा, या तो बना लेगा सेलर या खरीद कर लाएगा। आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल का कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है पर गुड्स अभी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे फ्यूचर में, तो कौन से गुड्स होंगे, वो फ्यूचर गुड्स माने जाएंगे। क्या क्लियर है या नहीं है। सेम डेफिनेशन लिखवाई थी फ्यूचर गुड्स की, जाकर आप देखिए सेम डेफिनेशन लिखवाई थी, और दिखा देता हूं मैं डेफिनेशन, ऊपर यही लिखवाई है। फ्यूचर गुड्स मीन गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस और एक्वायर बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉपी करा है लाइन, कॉपी है, कौन जो मेरे नोट्स है सर वही इनफ है, ठीक है। इन केस ऑफ डैश गुड्स देयर एक्विजिशन इन अ कंटीजेंट अपॉन अ कंटीजेंसी विच मे और मे नॉट बी हैपन।
अब इन केस ऑफ डैश गुड देयर एक्विजिशन इज कंटीजेंट अपॉन अ कंटीजेंसी विच मे और मे नॉट बी हैपन इन केस ऑफ कंटीजेंट गुड्स। कौन से गुड्स दोस्तों? कंटीजेंट गुड्स। कंटीजेंट गुड्स, तो अगर आपको ध्यान हो कंटीजेंट गुड्स के बारे में, तो कंटीजेंट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक कंटीजेंसी पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि भाई मेरे गुड्स, एक मैंने बासमती राइस मंगाए, मान लो ऑस्ट्रेलिया से मैंने बासमती राइस मंगाए। अब ऑस्ट्रेलिया से बासमती राइस शिप के थ्रू आ रहे हैं, तो अभी कंटीजेंसी है कि वो पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, क्या पता शिप डूब जाए, क्या पता लुटेरे आके लूट ले शिप को, तो डूब पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, अभी कंटीजेंसी है। तो ऐसे गुड्स जो बासमती राइस जो आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से शिप के थ्रू, शिप का आना कंटीजेंसी है, शिप के आएगा तो बासमती राइस मिलेगा, शिप नहीं पहुंचा तो बासमती राइस नहीं मिलेगा। तो ऐसे गुड्स जो किसी कंटीजेंसी पे डिपेंड है, अगर शिप पहुंच गया, हैपन हो गया, तो आ जाएंगे। शिप का आना गुड्स का आना माना जाएगा, शिप का नहीं आना गुड्स का नहीं आना माना जाएगा। तो ऐसे गुड्स को कंटीजेंट गुड्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कंटीजेंट गुड्स कहते हैं। और मैंने आपको पढ़ाया भी था ये बात, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्रिएट, दिखा देता हूं आपको एक बार, मैंने खोला भी है, देखो ये रहा कंटीजेंट गुड्स। These are types of future goods, the acquisition of which may seller depend upon the contingency which may or may not be happen. Same line copy करी है। Goods which are might be expected to come into existence as goods to arrive, future crop, X, future crops के बारे में सुन भाई, फ्यूचर में गेहूं उगेंगे तो काटनेंगे, फ्यूचर क्रॉप्स मतलब फ्यूचर में काटनेंगे, पर गेहूं पहले फ्यूचर में बारो, मान लो बहुत तेज बारिश आ गई तो सारे गेहूं बह गए, तो समझ रहे हो आप? तो ये चीज है कि फ्यूचर में क्रॉप्स करेंगे, ठीक है, फ्यूचर क्रॉप्स करेंगे, तो वो चीज आपके पास नहीं हो पाएगी। वो डिपेंड करता है कि फ्यूचर में गेहूं तब तक रहेंगे नहीं रहेंगे, तभी तो कर पाओगे, ठीक है। एग्रीमेंट टू सेल क्रिएट ए राइट इन रुक जा, दो चीज है दोस्तों यहाँ पर। और मैंने आपको ये बताया था दोस्तों, मैंने आपको ये बताया था, ये दोनों बातें मैंने आपको बताई थी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्रिएट अ राइट, एग्रीमेंट टू सेल क्रिएट अ राइट इन। और ये मैंने आपको बताया डिफरेंस में आप वापिस टेस्ट में जाओ। और मैंने कहा था बाद में बताऊंगा, फिर बाद में मैंने बताया भी था दोस्तों, जब मैं ये चीज पढ़ा रहा था तब मैंने डिफरेंसेस बताए थे, जब दोनों में हेरा। इट क्रिएट राइट टू रिम और राइट टू पर्सोनम। राइट टू रिम होता है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, राइट टू पर्सोनम होता है फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। ये बताया था मैंने, याद है? राइट टू रिम का मतलब क्या हुआ दोस्तों? अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। और राइट टू पर्सोनम का मतलब क्या है? अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन, अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन। तो राइट टू रिम क्रिएट, अगर आपने मेरे को माल बेच दिया तो अब कोई भी माइकल लाल नहीं है जो मेरे से वो सामान खरीद सके। आपने मुझे फोन दे दिया मुझे, तो अब मुझे जब फोन दे दिया तो अब कोई भी पर्सन नहीं है कि जो मुझसे वो फोन, पूरी दुनिया का कोई भी पर्सन नहीं है जो मुझसे वो फोन वापसी ले ले, उसके पास अधिकार नहीं है वापसी लेने। राइट टू रिम पर्सोनम का मतलब क्या बताया था? कि एक पर्टिकुलर पर्सन में से, अब आप सेलर हो तो सेलर ने मुझे एग्रीमेंट टू सेल हुआ, तो सेलर ने मुझे क्या करा? कुछ दिया, तो फ्यूचर में ओनरशिप ट्रांसफर करेगा, तो अब सेलर मुझसे नहीं ले पाएगा। तो राइट टू रिम अगेंस्ट दी होल्ड वर्ल्ड राइट मिलता है, राइट टू पर्सोनम अगेंस्ट दी पर्टिकुलर पर्सन मिलता है। और ये मैंने आपसे डिस्कस करा था, याद है मुझे? तो भाई क्रिएट अ राइट टू रिम आ जाएगा यहाँ पर, और क्रिएट अ राइट टू पर्सोनम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पर्सोनम। पूरा लिख लेना स्पेलिंग ढंग से। A sale in an executive contract whereas an agreement to sell is an dash contract. Sale क्या एक तरीके का executed contract है, और agreement to sell क्या है भाई? executory contract। अब ये कौन नहीं बता पाए? अगर सेल executed है तो बच्चा कुछ क्या है? executory। फ्यूचर में दोनों obligation कंप्लीट होगी तो उससे agreement to sell क्या है? executory contract है। Stipulation is as a time to payment are not essence of the, सबसे पहले बताओ stipulation का मतलब क्या बताया था? स्टिपुलेशन का मतलब बताता है रिक्वायरमेंट। एज टू टाइम ऑफ पेमेंट आर नॉट एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने पर, कहता है रिक्वायरमेंट तब, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने पे जो रिक्वायरमेंट है, स्टिपुलेशन का मतलब क्या है? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट तब आप बताओ जब आप पेमेंट करते टाइम रिक्वायरमेंट बताओ। जरूरी नहीं है जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट करो उस टाइम रिक्वायरमेंट बताओ। तो अगर मैं आपसे और मेरा मिलकर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पर अभी आप पेमेंट नहीं कर रहे, तो जब आप पेमेंट करोगे तब पूछोगे कि भाई इसमें वारंटी है या कंडीशन है? स्टिपुलेशन कैसी है? वारंटी है या कंडीशन है? तो आप जब पेमेंट करते टाइम तब पूछोगे। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम स्टिपुलेशन पूछे ना पूछे चलेगा, पर पेमेंट करते टाइम से पहले स्टिपुलेशन होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या है आपकी? आप कैसा लैपटॉप चाहते हो? आपके लैपटॉप के अंदर क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? तो स्टिपुलेशन के टाइम पर आपके पास, टाइम ऑफ पेमेंट के टाइम आपके पास स्टिपुलेशन की जरूरत होती है। पर जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी कर सकते हो। मैंने आपने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करा, आपने मुझे पहले रिक्वायरमेंट, तो गलत थोड़ी ना है। रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है, मैंने कहा जरूरी नहीं है। एक होता है एसेंस, मतलब बहुत जरूरी है, एक होता है जरूरी नहीं है। तो करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो दैट इज नॉट एसेंस। नॉट एसेंस का मतलब क्या है? करना चाहो कर लो, रिक्वायरमेंट बताना चाहो बता दो, नहीं बता। जब पेमेंट दोगे तो उससे पहले रिक्वायरमेंट आपको बताना चाहिए, भाई मैं पेमेंट कर रहा हूँ, इतनी पेमेंट करूंगा, आप मुझे इतना इतना चाहिए मुझे इसमें,
दैट इज कॉल्ड, ठीक है। कंडीशन रेफर टू दैट स्टिपुलेशन विच आर एसेंशियल टू द वेरी नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन किसमें, कंडीशन में क्या होता है एसेंशियल, और वारंटी में क्या होता है स्टिपुलेशन, वारंटी में क्या होता है कोलेट्रल। याद रहे, कंडीशन में एसेंशियल होता है, वारंटी में कोलेट्रल होता है। और दोस्तों आगे एमसीक्यू में, और ये मैंने आपको बताया था कंडीशन और वारंटी में एक एमसीक्यू जरूर आएगा कि कंडीशन में स्टिपुलेशन क्या होता है एसेंशियल, वारंटी में स्टिपुलेशन क्या होता है कोलेट्रल, सेकेंडरी होती है। और मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको, ये बहुत डिटेल बताया था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द कोड गवर्निंग सेल ऑफ गुड्स आर अर्लियर कंटेन इन। तो कहता है सेल ऑफ गुड्स के जो प्रोविजंस है वो कहां पर पहले थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर थे। सिंपल सी बात है, कोई बता दे। द सेल ऑफ गुड्स 1930 गवर्न द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन। कहता है सेल ऑफ एक्ट 1930 गवर्न द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी। सेल ऑफ गुड्स के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात जब हम करते हैं तो उसके अंदर मूवेबल इमूवेबल दोनों की बात करता है। और सेल ऑफ गुड्स एक्ट किसकी बात करता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के मूवेबल गुड्स की बात करता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर मूवेबल में डेफिनेशन बता रखी है, इमूवेबल की बता रखी है। तो सेल ऑफ गुड्स सिर्फ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की मूवेबल डेफिनेशन की बात करता है, ठीक है, नॉर्मल है। गुड्स का मतलब क्या है, गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्सेलेबल के लिए मनी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल, some kind of immovable property only, every kind of movable property including तो नहीं होगा, बिल्कुल हटा दो इसको। तो both A and B is the right answer। भाई immovable property भी होती है और actionable claim भी नहीं होता, movable goods और money भी नहीं होता। तो money क्या है, सिर्फ movable property, जिसमें actionable claim है और money नहीं है और कुछ some immovable property नहीं है। आ रहा समझ आपके पास? एक मिनट रुक जाओ, गलत जरूर मैंने यहाँ गलत पढ़ लिया दोस्तों। सम काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अरे गुड्स का मतलब तो ये, अरे सॉरी भाई, यहाँ पहले आंसर सही है, बिल्कुल पहले आंसर सही है। यहाँ पे लिखा है गुड्स मींस सम काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स का मतलब है कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी टाइप, कुछ एक दो इमूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स का मतलब क्या है, सम काइंड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। गलत है तो, गुड्स का मतलब है इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मैंने यहाँ मुझे लगा एक्सक्लूड, ये भी कह रहा है सम काइंड एक्सक्लूड फ्रॉम द मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सक्लूड फ्रॉम दी मूवेबल, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। नहीं आया समझ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गुड्स का मतलब है कि मूवेबल प्रॉपर्टी जिसके अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी हटा दो, एक्शनेबल क्लेम हटा दो, मनी हटा दो। पर यहाँ पर गुड्स का मतलब क्या कह रहा था, यहाँ पर मैंने इसको बी नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं इसको पढ़ता हूँ गुड्स मीन्स सम काइंड ऑफ इमूवेबल, गुड्स का मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी है कुछ टाइप की, नहीं दोस्तों ये गलत है ना। तो यार थोड़ा मेरे को पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। ये ए का राइट आंसर। सिर्फ गुड्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसके अंदर एक्शनेबल क्लेम और मनी नहीं आता। और जब भी बात हम मूवेबल प्रॉपर्टी करते हैं तो ऑटोमेटिकली इमूवेबल तो हट ही गया, ठीक है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैन नॉट कोनोट गुड्स आर डिफाइंड इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अच्छा ये आप ऐसा करो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, इसको काटो, डज नॉट गुड्स एज ए डिफाइंड इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। कौन सा नीचे दिए गई फॉलोइंग आइटम है जो गुड्स नहीं है, ये कहने की कोशिश कर रहा है। डज नॉट गुड्स एज ए डिफाइंड, गुड्स की डेफिनेशन क्या देखा जाए तो गुड्स की डेफिनेशन के हिसाब से कौन सी नीचे गई चीजें गुड्स नहीं है। तो मैंने कहा मनी की जब हम बात करते हैं तो करंट करेंसी बात करते हैं जो भी चल रही है। मनी कभी भी नहीं होगा, या तो बोलेगा ओल्ड करेंसी या बोलेगा फॉरेन डॉलर। मनी अगर लिखा है तो उसका मतलब करंट करेंसी हमेशा एक्सक्लूड माना जाता है। और डेप्ट, कलेक्शन फ्रॉम डेप्ट बताया था ना, डेप्ट कलेक्शन फ्रॉम डेप्ट, ये भी क्या है, गुड्स नहीं है। याद करो इंक्लूड और एक्सक्लूड वाली लाइन। एक्सक्लूड में था इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम, कलेक्शन फ्रॉम डेप्ट, ये तीन चीजें थी, और मनी था, चार चीजें। तो ये चार चीजें याद रखो, बाकी सारे के सारे क्या है, मूवेबल। तो एनिमल को बेचा खरीदा जा सकता है, हाँ। एनिमल को कितने बेचते हैं, कितने खरीदते हैं? तो बोथ ए एंड सी इज अ राइट आंसर। ना तो मनी गुड्स है और ना ही डेप्ट गुड्स है। डेप्ट मतलब एक तरीके का लोन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट इंक्लूडेड इन द मीनिंग ऑफ गुड्स डिफाइंड इन अ गुड्स। कौन से ऐसी चीजें जो गुड्स नहीं है? देखो एक्शनेबल क्लेम तो नहीं है, और सी क्या कर रहा है, लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या है, मनी तो है ना दोस्तों। लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या, टेंडर आपको पता है क्या होते हैं? टेंडर आपको बताया रखा मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट को कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना, गवर्नमेंट को अपना कॉन्ट्रैक्ट रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हो, टेंडर इशू करती है कि बड़ी बड़ी कंपनीज आती है उसको ऑफर देते हैं। जैसे मैंने कहा था आपके पास ऑफर देती है, इन्विटेशन टू ऑफर के कंसेप्ट में सिखाया था टेंडर का मतलब। तो टेंडर जो है दोस्तों एक तरीका उसके अंदर मनी का इन्वॉल्वमेंट है,
पैसे देगी गवर्नमेंट, जो ऑफर अप्लाई करेंगे वो पैसे देंगे कि भाई इतने में करेंगे काम, इतने में करेंगे, तो मनी कहीं ना कहीं आ गया और एक्शनेबल क्लेम कहीं ना कहीं हो गया। स्टॉक और शेयर बेचा खरीदा जाता है, हाँ बेचा खरीदा जाता है। क्या वो मूवेबल है? हाँ मूवेबल है, बेचा खरीदा जाता है उनको। तो बोथ बी एंड सी आर राइट आंसर। आंसर क्या है? बोथ बी एंड सी। एक्शनेबल क्लेम नहीं है गुड्स और मनी गुड्स नहीं है, चाहे वो किसी में चीज में लग रही हो, मनी का गुड्स है ही नहीं। ठीक है। A valid contract of sale include an agreement to sale, does not include an agreement to sale, include hire purchase contract, include contract of work and labor। आप मुझे बताओ, क्या मैं अगर एग्रीमेंट टू सेल करता हूं तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ही माना जाएगा? माना जाएगा। मैंने बताया था सेल कर लो या एग्रीमेंट टू सेल। सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस क्या होता है? सेल के अंदर एट द टाइम ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, पर एग्रीमेंट टू सेल के अंदर ओनरशिप एट द टाइम ट्रांसफर नहीं होती, पर है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके अंदर क्या माना जाएगा? अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स एग्रीमेंट टू सेल। सेल, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तब के अंदर, सेल तो है ही वैलिड, सेल करना तो वैलिड है, पर एग्रीमेंट टू सेल भी क्या है? वैलिड है। बस डिफरेंस क्या है? सेल के केस के अंदर प्रॉपर्टी एट द टाइम ट्रांसफर कर देते हैं, पर एग्रीमेंट टू सेल के अंदर प्रॉपर्टी आफ्टर। प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर करते हैं दोस्तों? आफ्टर फ्यूचर डेट पर। तो एग्रीमेंट टू सेल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एग्रीमेंट टू सेल क्या है दोस्तों? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जाता है। ठीक है। एग्रीमेंट टू सेल इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट या एग्जीक्यूटेड। सर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ए सातवें का ए है, ये तो मैंने भी बताया फिलिप में। गुड्स डिफाइन इन सेल ऑफ गुड्स विच इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होगा गुड्स के अंदर? तो भैया गुड्स के अंदर रेयर कॉइन, गुडविल, मनी। देखो मनी आ गया ना यहाँ पर, तो मनी तो भैया ऐसे ही नहीं है, तो उसको तो हटा ही दो। अगर मैं कहता रेयर कॉइन होता तो है, गुडविल है, गुडविल को बेचा खरीदा जाता है, हाँ गुडविल को बेचा खरीदा जाता है आपके पास, पर मनी को नहीं दोस्तों। तो इसके अंदर मनी इंक्लूड हो गया, इस वजह से मैं इसको काट दूंगा। अगर यहाँ पर रेयर कॉइन गुडविल होती तो मैं इंक्लूड कर लेता, पर मनी आ गया इधर। अच्छा, ग्रोइंग क्रॉप्स, एग्रीड टू सर्व बिफोर द सेल, ओल्ड कॉइन, कॉपीराइट, ये सब होते हैं गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, फॉरेन करेंसी। तो यहाँ पे भी तो गुडविल है, तो मैंने कहा यहाँ पर सही है। अगर मनी नहीं होता तब मैं इसको ठीक कहता, ये भी ठीक है, पर यहाँ पर क्या है? मनी भी क्या है? रेन कॉइन, गुडविल एंड मनी भी गुड्स के अंदर, तो मनी तो गुड्स के अंदर, तो मुझे इस चक्कर में सभी काटना पड़ेगा। तो मतलब बी और सी इज राइट आंसर। तो यहाँ है बोथ बी एंड सी। ये सभी वर्ड मैंने लिखवा देते इंक्लूड्स के केस के अंदर, आप अपनी नोट्स की कॉपी खोलिए, ये सभी चीज मैंने वहां पर लिखवाई है। फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं? कैन बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल, कैन नॉट बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ, समटाइम मे बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल, डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। देखो फ्यूचर गुड्स की हम क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बात करते हैं या नहीं करते? अगर चाहे मुझे बताओ, क्या मैं फ्यूचर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं? आप मुझे बताना हाँ या ना। फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या होता है? अभी एट द टाइम एग्जिस्ट नहीं कर रहे उस सेलर के पास गुड्स। आप मेरे पास आए, आपने कहा 1000 टीवी चाहिए मुझे, 1000 टीवी का यूनिट चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर 1000 टीवी मिल जाएंगे, पर अभी हमारे पास 1000 टीवी एट द टाइम है नहीं। तो आप अगर मुझे 1 महीने का टाइम देते हो तो हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो क्या फ्यूचर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आपने मुझे ऑर्डर दिया 1000 टीवी का, मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आपसे कर लिया। अब गुड्स आपको कब दूंगा? फ्यूचर में, जब ये प्रोडक्शन होगा, इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा या खरीद कर लाऊंगा कहीं से। तो दोस्तों क्या फ्यूचर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो सकता है? हाँ, अगर हो सकता है तो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल। कि फ्यूचर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी हो सकता है, दैट्स कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल। तो कैन बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल। तो फ्यूचर गुड्स की बात कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर होती है दोस्तों, और उसके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, चलो द सेल ऑफ गुड्स एट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, आप इंक्लूड कर देंगे जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है दोस्तों, सेल ऑफ गुड्स एट कम इनटू द फोर्स। सेल ऑफ गुड्स एक्ट बताओ कब आया था? मैंने बताया था, चलो सेल्फ करना है, ये तो खुद ही देख लो, पता नहीं कहां से कर लेना आपने। करा दूं क्या? अगर सही बात बताऊं तो 1 जुलाई 1930 को आया था। आप जाकर देखो, वैसे मैंने बोला कि एक बार चेक देख लेना जाकर, 1 जुलाई 1930 को आया था ये। ठीक है, कंडीशन आर स्टिपुलेशन। कंडीशन क्या होता है? एसेंशियल टू द मेन पर्सन या कोलेटरल टू द मेन पर्सन? सर एसेंशियल टू द मेन पर्सन। अच्छा, वारंटी क्या होता है फिर? कोलेटरल टू द मेन पर्सन। कितना मैंने कहा था ना आएगा, इसलिए मैंने पूरी क्लास लगा दी थी 1 घंटे इसमें, और मैंने आपको ढंग से बताया था कि क्या है एसेंशियल क्यों आया और इधर कोलेटरल क्यों आया। ठीक है ना, समझ में आया रीजन? वेदर द स्टिपुलेशन इज इन अ कंडीशन और वारंटी इज डिपेंड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कंडक्ट ऑफ द पार्टी, ट्रेड कस्टम या लोकल लॉ। यार आप मुझे बताओ, पार्टी के कंडक्ट से तो ना होगा। कस्टम, ट्रेड कस्टम का मतलब क्या होता है? व्यापार जैसे चल रहा है, जैसे व्यापार चल रहा है, व्यापार में सभी लोग कंडीशन दे रहे हैं,
तो जरूरी है कि मेरी कंपनी भी कंडीशन दे? ये तो डिपेंड करता है कि आपके और मेरे बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट है। लोकल लॉ क्या थोड़ा कहेगी कि भाई नहीं, आपको सभी को जब आप माल बेचोगे, सभी सारे से बोल दिया जब आप माल बेचोगे तो कंडीशन ही देना, वारंटी नहीं देनी, या वारंटी ही देना, कंडीशन नहीं देनी। ऐसा तो नहीं है दोस्तों, ये तो उस पर डिपेंड करता है पार्टी पे। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे, जब हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होंगे, तब डिसाइड होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कंडीशन है या वारंटी। आप वारंटी लेना चाहते हो या कंडीशन लेना चाहते हो? अगर वारंटी लेना चाहते हो तो पैसे थोड़े कम लगेंगे क्योंकि उसके अंदर रिपेयरमेंट होगा। अगर कंडीशन लेना चाहते हो तो पैसे ज्यादा होंगे क्योंकि उसमें तो डायरेक्ट रिफंड होगा या फिर आपका सीधा रिप्लेस कर देंगे, दूसरा दे देंगे आपको नया। तो कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है, ना तो किसी के पार्टी के कंडक्ट पे, ना ही किसी ट्रेड कस्टम। मतलब ट्रेड कस्टम का मतलब क्या होगा, तरह का व्यापार जो कर रहा है, मतलब बाकी लोग बिजनेसमैन, बाकी सेलर क्या कर रहे हैं। अगर बाकी सेलर वारंटी दे रहे सिर्फ, तो जरूरी नहीं है मैं भी वारंटी दूं, ठीक है। और लोकल लॉ कहता नहीं भाई वारंटी दो। लोकल लॉ मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लॉ होते हैं, मतलब उस एरिया के जो लॉ होते हैं, तो वो लॉ क्या कहता है कि भाई नहीं वारंटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये डिपेंड करता है जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते तो सेलर की नीड क्या है, सेलर क्या बोल रहा है उसको। सेलर चाहता है कि भाई वारंटी लोगे या कंडीशन, अगर बायर की जिस हिसाब से नीड होगी उस हिसाब से लेगा वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। Where a contract of sale is subject to any condition to be fulfilled by the seller and the seller commit a breach of that condition is। अब सारा ध्यान सुनना, कहता है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है जो कि वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट सेल, जो कि कॉन्ट्रैक्ट सेल डिपेंड करेगा बनने पर सब्जेक्ट टू मतलब कंडीशन है कि एनी कंडीशन टू बी फुलफिल बाय द सेलर। अगर सेलर ये कंडीशन मानता है तभी बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। और सेलर ने वो कंडीशन कमिट कर दी, कमिट अ ब्रीच ऑफ दैट कंडीशन। सेलर ने कहा कि भाई मैं चलो मान लूंगा ये कंडीशन, पर सेलर ने बाद में उस कंडीशन को ब्रीच कर दिया। अब इस केस के अंदर क्या बायर इसको कंपल्सरी ट्रीट करे ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी? बायर कह दे भाई अगर तूने कंडीशन तोड़ी तो वारंटी भी तोड़ी ओनली। बायर मे बी वॉलंटरी वेव्स द कंडीशन, बायर मे वॉलंटरी वेव्स द कंडीशन, बायर मे नो डू नथिंग, बायर मे कॉन्ट्रैक्ट अनदर सेलर। देखो बायर चाहे किसी दूसरे सेलर को कॉन्ट्रैक्ट कर ले, बायर कहता है भाई बायर कुछ भी नहीं कर पाए, बायर मे वॉलंटरी वेव द कंडीशन। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ये वेव्स का मतलब क्या होता है, वेवर्स। तो आपको मैं ले जाता हूं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वेवर पढ़ाया था, मैं दिखा देता हूं आपको कहां पढ़ाया था। आ जाओ सर, ये रहा वेवर, ठीक। सीधे पढ़ लो अब प्रॉमिस, चलो ये पढ़ लो। वेवर मीन्स गिविंग अप और फॉर गोइंग सर्टेन राइट्स, अपने अधिकार को छोड़ देना अपनी मर्जी से। वेयर अ पार्टी एग्री टू गिव अप इट्स राइट द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। ए प्रॉमिस टू पेंट अ पिक्चर ऑफ बी, ए ने प्रॉमिस करा कि भाई मैं तुम्हें पिक्चर को पेंट करूंगा। बी आफ्टरवर्ड फॉरबिड हिम टू डू सो, बी ने मना कर दिया, बी ने कहा यार नहीं रहने दो। अब ए नो लॉन्गर बाउंड टू परफॉर्म द प्रॉमिस, अब ए की बात कोई बाउंड नहीं है कि भाई वो, क्योंकि उसने मना कर दिया अगले बंदे ने, तो भाई वो क्या करेगा। तो वेवर का मतलब क्या, अपने अधिकार को छोड़ना। तो अगर आप अपने अधिकार को अपनी इच्छा से छोड़ रहे हो तो कुछ नहीं करो भाई, कुछ मत करो। तो सेम केस यहां पर ये है, सेम केस दोस्तों यहां पर ये है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है जिसके अंदर ये था कि सेलर को कुछ कंडीशन को फुलफिल करना है और सेलर वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता, तो बायर कहता है बायर में वॉलंटरी वेव द कंडीशन। और कब वो फुलफिल नहीं कर रहा, कब वो मना कर रहा है सेलर, ऐसे नहीं, ऐसे समझो आप। आपको मैंने एक फोन दिया और आपको, आपने मान लो आपने मैंने आपको फोन बेचा, मैंने कहा भाई अगर इसको 3 महीने के अंदर अगर ये फोन खराब होता है तो आपको मैं फोन नया दूंगा, दूसरा रिपेयर नहीं करूंगा, कंडीशन ये है। अब सेलर ने कंडीशन माननी चाहिए थी पर सेलर ने कंडीशन को फुलफिल नहीं करा, ब्रीच कर दिया कंडीशन। तो अगर बायर चाहे तो अपने अधिकार को छोड़ सकता, कहता कोई नहीं अब हो गया सो हो गया भाई नहीं। तो वॉलंटरी बायर, वॉलंटरी बायर, द बायर में वॉलंटरी अपनी इच्छा से कंडीशन को वेव कर सकता है, वह छोड़ सकता है, अपने अधिकार को गिव अप कर सकता है। कह कोई नहीं आई, अब तू नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा, तो लड़ू थोड़ा ना, अब इन्हें कोर्ट के चक्कर क्या काटूंगा। द बायर हैज टू कंपल्सरी ट्रीट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ वारंटी ओनली। द बायर हैज टू कंपल्सरी ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी ओनली। या तो बायर ये ट्रीट कर ले कि भैया इसने ब्रीच ऑफ कंडीशन और ब्रीच ऑफ वारंटी दोनों तोड़ दी है, या बायर कुछ ना करे, या बायर क्या करे किसी और कॉन्ट्रैक्टर सेलर से कॉन्टैक्ट कर ले, मतलब किसी और सेलर से कहा कि भाई तू कर दे करे। तो दोस्तों इन चारों में से कोई भी आंसर सही हो सकता है, पर हमारा स्टडी मैथ कहता है बायर में वॉलंटरी वेव द कंडीशन। वेव द कंडीशन का मतलब बायर चाहे तो उस कंडीशन को वेव कर सकता है, जो कंडीशन वेव मतलब गिव अप कर सकता है या छोड़।
नहीं है तो नहीं है, इतना झंझट छोड़ो। तो ये बायर के पास ऑप्शन है कि अपनी कंडीशन को वेव कर दे। अगर आप ए लिख कर आते हो, सी लिख कर आते हो, डी सी तो मत लिखना, बायर कुछ नहीं कर सकता। बायर कर सकता है दोस्तों, बायर केस कर सकता है, पर आप अपनी मर्जी से चाहे तो नहीं कर सकता। क्योंकि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन को ब्रीच करता है तो भाई कंडीशन का मतलब क्या है, तो ये मानना पड़ेगा एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। जिस चीज के लिए मैंने कैमरा खरीदा था वो चीज पर्पस नहीं है तो भाई मैं केस कर दूंगा, तू ठीक कर इसको, ठीक है। तो अगर बायर चाहे तो अपने गिव अप कर सकता है, चल कोई बात नहीं भाई मेरा काम हो गया, मुझे जरूरत नहीं है, चल छोड़, ऐसा कर सकता है, ठीक है। ये भी नहीं करेगा, अदर कॉन्टेक्ट सेलर क्यों करेगा भाई, किसी जब कैमरा तेरे से खरीदा तो मैं किसी और से क्यों ठीक कर रहा हूं, ये नहीं होगा। या तो ए मान लो या बी मान लो, दोनों सही आंसर है इसके, ए और बी दोनों सही आंसर है। या तो कंडीशन को ब्रीच कर लेगा एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी, बायर हैज कंपल्सरी ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, एज ब्रीच ऑफ वारंटी ओनली। बायर क्या था, इसको या तो कंडीशन का ब्रीच मान ले या वारंटी का ब्रीच मान ले, पर इन दोनों में से कोई भी आप आंसर ठीक कर सकते हो, इन दोनों में से कोई भी आंसर सही है। पर सही आंसर ये है कि अगर बायर चाहे तो उस अपनी कंडीशंस को, जो कंडीशन थी वो वेव कर सकता है। कंडीशन मतलब एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। कंडीशन एक तरीके का क्या होता है, रिक्वायरमेंट, कि भाई जिस चीज के लिए मैं कैमरा खरीदा हूं उस चीज होनी चाहिए। अगर वो कैमरा खराब हो रहा है तो तुझे ठीक करके देगा। अगर बायर चाहता है तो केस कर दे, नहीं चाहता तो वेव कर दे, गिव अप कर दे उसको। तो ये भी इज द राइट आंसर स्टडी मेट के हिसाब से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने के करा है, ठीक है दोस्तों। कुछ ऐसे आएंगे जो आपको खुद से जनरल होने से करने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें आप बी लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, बी लिखो कब यहाँ पर, क्योंकि वर्ड लगा है कंपल्सरी ट्रीट, बायर को इसको कंडीशन का ब्रीच मानना ही पड़ेगा और कंडीशन का वारंटी नहीं मान रहा, कह रहा भाई नहीं है ना, तो यहाँ पर कंपल्सरी वर्ड का यूज करा है। मैं लिखता तो सही रहता, चाहे तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान लो, ब्रीच ऑफ कंडीशन मान लो, चाहे तो ब्रीच ऑफ वारंटी मान ले, ठीक। तो बी इसका आंसर सही लिखना है, बी इसका आंसर सही लिखना है। वैसे ये भी सही है पर यहाँ पर कंपल्सरी वर्ड लिखा है इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ कि इसको मत लिखना। आपको जो राइट आंसर लिखोगे आप वो बी लिखना, कि अगर चाहे तो बायर अपने वेव कर सकता है, कंडीशन को गिव अप कर सकता है, छोड़ भाई तू नहीं कर रहा, ठीक तो नहीं कर रहा, छोड़, हम दूसरा भेज लेंगे। इन अ सेल बाय द सैंपल और डिस्क्रिप्शन, अगर कोई सेल करी है सैंपल और डिस्क्रिप्शन, देयर इज एन इंप्लाइड कंडीशन, इंप्लाइड कंडीशन होगी नहीं होगी, हाँ सर इंप्लाइड कंडीशन होगी, सैंपल और डिस्क्रिप्शन बेचा तो इंप्लाइड कंडीशन है। अब वो इंप्लाइड कंडीशन क्या है, मान लो आप मेरे पास आए और आपने कहा भाई सैंपल देखा, डिस्क्रिप्शन देखा, और सैंपल और डिस्क्रिप्शन, सैंपल एक देखा सैंपल, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा, उस हिसाब से आपने कहा सभी को जज कर लिया। अब मेरी ड्यूटी क्या बनती है कि इंप्लाइड कंडीशन क्या है, कि आप क्या मानते हुए चलोगे कि अगर आपने एक टीवी खरीदा, एक टीवी का सैंपल देगा, उसके डिस्क्रिप्शन पढ़े, तो सभी सैंपल और सभी डिस्क्रिप्शन, सभी टीवी, जो 1000 टीवी आप खरीदना चाहते हो मेरे से, आप में से 1000 टीवी खरीदना चाहते हो, आपने एक टीवी का सैंपल उठाया और एक टीवी का डिस्क्रिप्शन पढ़ लिए। अब यही डिस्क्रिप्शन, यही सैंपल, जिस तरीके से टीवी आपने देखा, यही 1000 बाकी 999 होनी चाहिए। तो आप ये मानते हुए चलोगे ना कि अगर कोई बंदा, अगर मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूं, उसके डिस्क्रिप्शन पढ़ा रहा हूं, तो आप क्या मानोगे, आप इंप्लाइड मान लोगे कि जो आपने सैंपल दिखाया, जिस डिस्क्रिप्शन में दिखाया, वही बाकी के होंगे, यही बोलोगे ना, दैट द बल्क ऑफ गुड्स मस्ट कॉरस्पॉन्डेंट टू डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल। अगर आप डिस्क्रिप्शन देख रहे हो सिर्फ, तो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ सैंपल देख रहे हो तो सैंपल के हिसाब से, अगर आप दोनों देख रहे हो फिर जो सारे बल्क में जो गुड्स है रिमेनिंग, वो दोनों के हिसाब से होने चाहिए, ठीक है। तो कंफ्यूज करने का देगा कि कहेगा सिर्फ सैंपल ओनली, फिर सिर्फ क्या था, या तो डिस्क्रिप्शन या तो सैंपल या डिस्क्रिप्शन ओनली। ध्यान देना, मैं सिर्फ आ रहा हूं, कंफ्यूजन मत होना। अगर आप डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे ले गए थे, सिर्फ डिस्क्रिप्शन, तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन मैच करना चाहिए बल्क में। अगर आप सैंपल के बेसिस पे ले गए थे तो सिर्फ सैंपल मैच करना चाहिए। अगर आप दोनों के बेसिस पे ले गए तो ऐसा नहीं क्या तो डिस्क्रिप्शन मैच कर जाए, सैंपल, दोनों ही मैच करने चाहिए। तो यहां पर लिखा है सिर्फ सैंपल मैच करने चाहिए, नहीं सिर्फ डिस्क्रिप्शन मैच करनी है, नहीं, या तो दोनों में से कोई एक, आइदर दोनों में से कोई एक, नहीं, दोनों देखते हुए गए थे तो दोनों ही सारे बल्क में मैच करनी चाहिए। सैंपल देखा 55 इंच का है, फीचर देखे स्मार्ट है, तो ऐसे सारे टीवी 55 इंच और स्मार्ट होनी चाहिए। सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों मैच करनी चाहिए बल्क के साथ। अगर सिर्फ सैंपल देखा था तो सैंपल के हिसाब से होनी चाहिए बाकी, अगर सिर्फ डिस्क्रिप्शन देखा तो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होनी चाहिए। आया समझ में नहीं आया? द डॉक्ट्राइन ऑफ कैविटी टेम्परेचर इज नॉट एप्लीकेबल। कहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ कैविटी टेम्परेचर एप्लीकेबल नहीं होगा? अगर सेलर खुद कह दे कि मेरी गलती थी इस वजह से। लेट द बायर बी अवेयर, कि बायर जब भी कोई सामान खरीदेगा तो ये ध्यान देते हुए सामान खरीदेगा कि आपके पास डॉक्ट्राइन ऑफ कैविटी टेम्परेचर का क्या बताया था, लेट द बायर बी अवेयर। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई बायर कुछ सामान खरीदता है तो उसको ध्यान देते हुए खरीदना चाहिए। पर अगर सेलर खुद मान ले कि सर मेरी गलती की वजह से ये नुकसान, ये आप मेरे शर्ट खरीदने आए, शर्ट थोड़ा सा फटा हुआ था,
आप ले गए, तो मैंने कहा भाई ये तो लेट द बायर बी अवेयर वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा, आपको देखना चाहिए था। पर अगर मैं खुद ही मान लूं कि सर मेरी गलती थी, तो इस केस के अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ कैविटी टेम्परेचर अप्लाई नहीं होगा। कि डॉक्ट्राइन ऑफ कैविटी टेम्परेचर का मतलब है कि सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर आपने ढंग से नहीं देखा, पर सेलर खुद ही गलती कर रहा है, खुद ही मान रहा है कि भाई मेरी गलती थी, तो फिर डॉक्ट्राइन कैसे अप्लाई होगा? तो वो तो ये कहता है कि बायर की गलती है, बायर की ढंग से, पर सेलर खुद ही गलती मान रहा है, तो फिर प्रिंसिपल तो ना अप्लाई होगा। तो जब सेलर खुद गिल्टी हो जाए फ्रॉड का कि भाई मेरी फ्रॉड के कारण मैं जानबूझ के ऐसे शर्ट बेचता हूं, मेरे फ्रॉड तो मैं गलती कर रहा हूं, मैं मानता हूं ऐसा कर रहा हूं, मेरी गलती है, तो उस केस के अंदर बायर पे डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं होगा। और डॉक्ट्राइन अप्लाई होने का मतलब क्या है कि अगर बायर कोई सामान खरीदता है तो बी अवेयर का सामान खरीदे, गलत सामान खरीदा, अगर गलत खरीदता तो तुम्हारी बायर का रिस्पॉन्सिबल है, सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पर अगर सेलर कहता खुद ही कहता है कि सर मेरे फ्रॉड है इसलिए बायर तो अवेयर था पर फ्रॉड मैं नहीं करा, तो उस केस के अंदर सेलर पे बायर पे कैविटी टेम्परेचर का रूल अप्लाई नहीं किया जाएगा। क्लियर है या नहीं है? 17 का सी आंसर है। ठीक है दोस्तों, merchantable goods, quality of a goods means that the goods are commercially saleable or that it fit for the purpose of they are generally used। ये दो चीज, मर्चेंटेबल क्वालिटी ऑफ गुड्स का मतलब है कि या तो कमर्शियली सुटेबल है, मतलब हर जगह इसका यूज होता हो, हर जगह ये बिकते हुए, ठीक है। सेलेबल है, हर जगह सुटेबल कह रहा हूं, सेलेबल है मतलब मान लो ये पर्टिकुलर पेन है, ये मार्केट में हर जगह बिक रहा है, तो ये कमर्शियली सेलेबल है। दूसरा, ये उस पर्पस के लिए, ये लिखने के लिए यूज में है, तो जनरली जिस पर्पस के लिए होता है उस पर्पस के लिए यूज में आना भी चाहिए, फिट बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मुझे कोई ऐसी चीज दे रहे हो कि अगर पेन लिखने का है, आप पेन खरीद के लाते हो किसी दुकान से, तो उसका पर्पस क्या है? लिखना, और पर वो चल ही नहीं रहा, तो फिर वो मर्चेंटेबल क्वालिटी ऑफ गुड्स नहीं माने जाएंगे। मर्चेंटेबल क्वालिटी ऑफ गुड्स में पेन खरीद के लाए, पेन चल भी रहा है, जिस पर्पस के लिए पेन खरीदा था लिखने के लिए, तो वो लिख भी रहा है, उससे जनरल यूज के लिए आ रहा है, और साथ में हर जगह पेन बिकता है, मतलब कमर्शियली सेलेबल है वो गुड्स, तो दैट्स कॉल्ड मर्चेंटेबल क्वालिटी। तो बोथ ए एंड बी इज अ राइट आंसर, दोनों होनी चाहिए। एक तो पेन जो खरीद रहे हो वो कमर्शियली सेलेबल होना चाहिए, हर जगह बिकना चाहिए, और दूसरा जिस चीज के पर्पस के लिए खरीद रहे हो उस पर्पस को पूरा होना चाहिए, वो पर्पस के लिए फिट बैठना चाहिए। पेन है तो पेन के अंदर जब पेन खरीद रहे हो क्या करने के लिए? लिखने के लिए, पर उसमें लिख ही नहीं रहे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर वो पर्पस तो ना पूरा हुआ, तो फिर मर्चेंटेबल क्वालिटी ऑफ गुड्स नहीं है। ठीक है। प्रॉपर्टी इन गुड्स इन अ सेल ऑफ एक्ट मींस, प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब क्या है? ऑनरशिप ऑफ गुड्स। कितनी बार मैंने आपको बताया था गुड्स इन, और मैंने आपको बता बार चिल्ला के बोलता था कि जब वर्ड यूज आएगा प्रॉपर्टी इन गुड्स, इसका मतलब होगा ऑनरशिप ऑफ गुड्स। क्या मतलब होगा दोस्तों? ऑनरशिप ऑफ गुड्स। याद रहेगी आज के बाद, ये तो बहुत बार बताया था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, पॉइंट नंबर, इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन, क्या ये जरूरी है निकालना क्या? प्रीशियस मूवमेंट एट टाइम एट विच द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज पास फ्रॉम द सेलर टू बायर। बिकॉज क्यों जरूरी है? क्या कह रहा है? क्या ये जरूरी है ये निकालना, टाइम बताना कि किस टाइम पर ओनरशिप सेलर टू बायर ट्रांसफर होगी? क्या ये जरूरी है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्या ये जरूरी है कि ऑनरशिप जब ट्रांसफर होगी तो वो कौन से टाइम पे ट्रांसफर होगी? ये बताया था मैंने, कहा कि टाइम बताओ कि किस टाइम पर आप ऑनरशिप ट्रांसफर, क्यों निकालना चाहते हैं? क्योंकि जब ऑनरशिप ट्रांसफर होगी तो उसी टाइम पर रिस्क भी ट्रांसफर होगा, और अगर बायर पैसे नहीं दे रहा तो उसके लिए केस भी कर सकता है। सूट फॉर प्राइस बाय द सेलर डज नॉट लाई अनलेस द प्रॉपर्टी हैज बीन पास टू द बायर। जब प्रॉपर्टी पास हो गई, जिस टाइम पे प्रॉपर्टी पास हुई उस टाइम पे रिस्क भी पास हो गया। अगर बायर ने पैसे नहीं दिए तो उस केस के अंदर केस भी कर सकता है, और केस कौन कर सकता है? जो रियल ओनर था, जो मेल ओनर था। तो एक्शन कैन बी टेकन बाय ओनली बाय द ओनर, जिसको पैसे नहीं मिले, तो अब वो क्या करेगा भाई? केस कर सकता है उस पर्सन पे। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर कि भैया टाइम निकालना क्यों जरूरी है? ऑनरशिप, जब गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर करते टाइम किसलिए जरूरी है? कि जिस टाइम पे ऑनरशिप ट्रांसफर होगी उस टाइम पे रिस्क भी पास होगा, ऑनर एक्शन ले सकता है अगर कोई प्रॉब्लम आती है, और साथ में अगर प्रॉपर्टी पास करने के बाद बायर ने पैसे नहीं दिए तो उस पर केस कर सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। ठीक है। इन केस ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स विच आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट, in case of appropriation of goods which are essential requirement, the goods should be conformed to a descriptive quality stated in the contract. Goods must be deliverable state. The portion must be by the seller with the assent of the buyer, और above all of the above। देखो all of the above is the right answer। मैं तो मतलब समझा देता हूँ आपको बस। देखो सबसे पहले आपको समझना है एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, तभी आप समझ पाओगे कि एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स के अंदर क्या क्या जरूरी है। तो अगर मैं कहूं एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का मतलब क्या हुआ, तो आप कहना सर जब बहुत सारे गुड्स होते हैं उसके अंदर में से जो गुड्स बिकने वाले होते हैं उसको हम सेपरेट कर लेते हैं पहले। तो मान लो आपके पास बहुत सारे टीवी लिखे हैं, मान लो आपके पास 1000 टीवी आप देख रहे हो लगे हुए दीवारों पर, आपने एक टीवी सेलेक्ट करा तो 1000 में से एक टीवी को अलग निकाल लिया जो बिकने वाले था, उसको सेपरेट कर लिया, और उसको
उस क्वालिटी में बोला गया जिस क्वालिटी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था, और उसको उस जगह पहुंचाना है जिस जगह पर जिस पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट करा था। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड, अपोर्शन कह रहा हूं, अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि वो गुड्स जो बिकने के लिए है उसको सेपरेट करना है अदर्स में से। दूसरा, उसको क्या करना है, उस क्वालिटी में लेकर आना है जिस क्वालिटी में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा है, और डिलीवरी स्टेट में लाकर है। तो अगर ये तीन कंडीशन में सेटिस्फाई होती है, ये तीन रिक्वायरमेंट है किसी गुड्स का अप्रोप्रिएशन होना, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम उस गुड्स को अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स कहते हैं। तो अगर मैं 21 पढ़ाऊं तो 21 से पहले आप 22 पढ़ लो पहले एक बार। तो 22 में ये लिखा है अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, सेपरेट द गुड्स सोल्ड फ्रॉम द अदर गुड्स से उसको सेपरेट करो जो गुड्स बिकने वाले हैं। पुटिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स, उसकी क्वालिटी में पुट करो, अगर उसमें क्वालिटी सही नहीं है तो उसको क्वालिटी डालो, बनाओ, अगर बना रहे हो तो बनाओ और अच्छी क्वालिटी करो जिस हिसाब से मांग रहा है, और उसको डिलीवरी द गुड्स, डिलीवरी कर दो उस जगह पर जिस जगह पर वो बाहर कह रहा है। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसके अंदर ऑल ऑफ द अबव माना जाता है। तो इसके अंदर अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, जो तीनों कंडीशन सेपरेट करना, क्वालिटी के हिसाब से रखना जो कंट्री कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, और साथ में डिलीवरी जिस जगह पर स्टेट में पहुंचाना उसको जिस जगह पर है। तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम उसको कहेंगे अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। तो अगर कह रहा हूं कोई गुड्स अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स है तो क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले जो गुड्स होने चाहिए वो एज पर डिस्क्रिप्शन और क्वालिटी स्टेट इन द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होनी चाहिए। ऑब्वियस ही बात है भाई, जो भी गुड्स हो गया वो डिस्क्रिप्शन और क्वालिटी जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बताई गई है उसी हिसाब से, ये तो जनरल रूल है कि भाई जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बताई गई है क्वालिटी और डिस्क्रिप्शन उस हिसाब से गुड्स होनी चाहिए। हाँ ठीक है, द गुड्स विल बी डिलीवरी स्टेट, ये तो उसका मीनिंग है कि गुड्स को डिलीवरी स्टेट में पहुंचाना है। और तीसरा, अप्रोप्रिएशन मस्ट बी बाय द सेलर विद द एसेंट ऑफ द बायर। अब कोई भी गुड्स जो अप्रोप्रिएशन करेगा, कोई भी सेलर जब गुड्स निकालेगा उसको क्वालिटी में पुट करेगा, डिलीवरी में पहुंचाएगा, तो बायर से पहले एसेंट लेगा ना कि बायर भाई कि भाई बताओ कौन से गुड्स चाहिए आपको, तभी तो निकालेगा उसको, और वो गुड्स जो निकाल देगा अदर में से तो क्या होगा, अप्रोप्रिएशन। तो ऑल ऑफ द अबव इसका भी आंसर है। देखो इसका तो मतलब था मीनिंग, और ये है ऑल ऑफ द की रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए, एसेंशियल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो यहां पर रिक्वायरमेंट के बारे में होता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट ये जो अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स होगा ना, इस केस में जो अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स होंगे मतलब निकालना, डिलीवरी स्टेट में पहुंचाना, तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि पहले वो डिलीवरी स्टेट में होना चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्वालिटी और डिस्क्रिप्शन लिखा है वही होना चाहिए। देखा जाए तो मीनिंग और रिक्वायरमेंट सिमिलर है ना। डिफरेंस क्या है कि अप्रोप्रिएशन तब होगा गुड्स का जब वो निकाला तब जाएगा जब बायर की कंसर्न लेगी भाई कौन सा गुड्स निकालना है उस बल्क वाले गुड्स में से। ठीक है, तो ये आपके बॉडी ये आउट ऑफ सिलेबस है ये पेपर, ये हमें बताया। कभी अप्रोप्रिएशन पूरे सेल ऑफ गुड्स पढ़ लो, पूरा स्टडी मैट देख लो, कहीं पर अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स की बात नहीं हो रही होगी, आउट ऑफ सिलेबस है दोस्तों। अब जनरल देखो ये है, इंटर लेवल पे तो आप पढ़ोगे इसको, इंटर लेवल पे दोस्तों आप इसको ठीक है, पर फाउंडेशन लेवल पे इतना है नहीं। और दोस्तों मैं बताऊं इंटर लेवल पे भी नहीं है अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का मतलब, ये बेयर एक्ट के अंदर है पर हमारे स्टडी मैट पर डाल दिया गया है, क्या कर सकते हैं, पर मैंने आपको समझाया फिर भी आपको। ठीक है, तो अगर अप्रोप्रिएशन गुड्स का मिलता है तो तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर देना, डिलीवरी, क्वालिटी और सेपरेट। तो अगर तीन हो जाएगा तो अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स माना जाएगा। द जनरल रूल ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज रिक्स प्राइमा फेस पासिस विद द ऑनरशिप। मतलब आपको सभी को पता है कि जनरल रूल गुड्स एक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्या है कि रिक्स पास होगा, ऑनरशिप ट्रांसफर, तो ऑनरशिप जब ट्रांसफर हो जाएगा रिक्स भी उसी के साथ ट्रांसफर हो जाएगा बायर पे। नेवर डेट क्वाड नॉट हैबिट का मीन्स क्या है भाई, नो वन कैन गिव डज नॉट हिमसेल्फ, जिसके पास खुद कुछ नहीं है तो वो चीज दूसरे को कैसे देगा भाई, मेरा ये पेन मेरा नहीं है, तो जब ये पेन मेरा खुद का है ही नहीं तो क्या मैं इसको बेच सकता हूं, नहीं बेच सकता। तो दैट्स कॉल्ड नमो दैट क्यू नॉट हैबिट। ठीक है, तो कहां लिखा है, नन कैन गिव हु डज नॉट हिमसेल्फ प्रोसेस, जिसके पास वो गुड्स जो जिसका है ही नहीं वो क्या दूसरे को गुड्स बेचेगा। तो नो वन कैन गिव हु डज नॉट हैव हिमसेल्फ, डज नॉट हैव हिमसेल्फ, जिसके पास खुद कुछ नहीं है वो दूसरे को क्या देगा, ये मीन्स है। जिसके पास खुद, ये पेन जब मेरा खुद का है ही नहीं किसी और का पेन है तो क्या मैं इस पेन को बेच सकता हूं, नहीं। तो बेच कौन सकता है, रियल ओनर। तो वो बस जिसके पास जिसका वो पेन है ही नहीं वो बेच नहीं सकता। नेमो डेट क्यू नॉट हैव इट, क्लियर है, इसका मतलब ये है। ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गुड्स सोल्ड बाय द बायर अमाउंटिंग टू, ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ टू द गुड्स सोल्ड बाय द टू द बायर, बायर को सोल्ड करा, अमाउंटिंग टू एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। पर देखो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स सोल्ड टू बायर, जो गुड्स बायर को बेच दिए गए हैं, अब उसकी ऑनरशिप अगर ट्रांसफर करनी है तो ऑनरशिप की डिलीवरी कैसे होनी चाहिए, एक्चुअल डिलीवरी या सिंबॉलिक डिलीवरी। सर सिंबॉलिक डिलीवरी क्यों, रीजन बिंग ऑनरशिप कैसे ट्रांसफर होगा, ऑनरशिप ऐसे करके ऐसे दे दूंगा क्या उसको, भाई ये लो, उसको बोलूंगा उसके नाम कराने के लिए उसके पेपर साइन करो, तो पेपर एक तरीके क्या है, सिंबॉलिक है, सिंबल है कि भाई ये प्रॉपर्टी अब इसके नाम ट्रांसफर हो गई।
वो गुड्स गए। अब मैंने कहा भाई आपके नाम, आपने एक बहुत बड़ी घर खरीदा, तो घर तो ना दे दूंगा आपको, घर के पेपर ही तो दूंगा। तो पेपर क्या है, वो सिंबॉलिक डिलीवरी। तो जो ऑनरशिप डॉक्यूमेंट होता है वो एक्चुअल डिलीवरी में नहीं आता, वो किस में आता है, सिंबॉलिक, क्योंकि वो पेपर उस घर को बिलोंग करते हैं। ये पेपर का ट्रांसफर करना मींस घर का ट्रांसफर हो जाना, दैट्स कॉल्ड सिंबॉलिक डिलीवरी। तो ऑनरशिप ट्रांसफर करना एक तरीका क्या है, सिंबॉलिक डिलीवरी है। क्लियर है या नहीं है? एक्चुअल डिलीवरी कब होती है, जब मैं उस पर्टिकुलर चीज को आपको दे दूं। एक्चुअली फोन आपको दे दिया, फोन आपके नाम भी करा, दे भी दिया फिजिकली, तो दैट्स कॉल्ड एक्चुअल डिलीवरी। ठीक है, पर ऑनरशिप ट्रांसफर करना, ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करना, वो क्या है, सिंबॉलिक, क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफर करना मींस घर ट्रांसफर होना या फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना। ठीक, गुड्स अंडर सेक्शन 2(4) ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एट डिलीवरी ऑर्डर अनेबल अ पर्सन टू ऑब्टेन डिलीवरी ऑन अ पेमेंट ऑफ प्राइस, ऑन अ पेमेंट ऑफ। इसका मतलब यह है कि पहले तो बताओ सेक्शन 2(4) किसका है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, ये है सेक्शन 2(4) का। ठीक है, इसलिए सारी जगह डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आकर के दिख रहा है आपको। अब दोस्तों आप मेरी शॉप में आए, आपने कुछ रेस्टोरेंट है, मेरे रेस्टोरेंट है, आप मेरे पे रेस्टोरेंट आए, आपको एक ऑर्डर मिला, उस ऑर्डर की आपको डिलीवरी करनी है, पर आप डिलीवरी कब करोगे, जब आपको पेमेंट ऑफ प्राइस मिल जाएगा। तो कह रहा है अ डिलीवरी ऑर्डर अनेबलिंग ए पर्सन, एक पर्सन को अनेबल कर देता है टू ऑब्टेन डिलीवरी, डिलीवरी करने के लिए। कहता है कि भाई एक डिलीवरी का ऑर्डर आया है स्विगी, जैसे ही आप समझो स्विगी से हमने ऑर्डर प्लेस करा कि भाई मुझे ये खाना है, ठीक है, या जोमेटो से ऑर्डर प्लेस करा, हमने खाना है। अब ऑर्डर पहुंचा किसके पास, रेस्टोरेंट वाले को, तो रेस्टोरेंट वाला तभी डिलीवरी करेगा जब उसके बाद प्राइस आ जाएगा। तो डिलीवरी करने आया तो डिलीवरी आपको तभी हैंड ओवर करेगा जब आपको प्राइस आ जाएगा। जो डिलीवरी प्राइस आने के बाद जब डिलीवर कर देंगे तो उसको मान लेंगे डीम्ड, मान लेंगे कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आ गया। एक भाई अब रेस्टोरेंट में जब आप खाना लेने जाओगे तो इस तरीके की मूवेल है या नहीं है, कहा खानों को बेचा जाता है, हाँ बेचा जाता है, मूवेल है, हाँ है। अब आप मूवेल प्रॉपर्टी क्या रेस्टोरेंट का आप डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी ट्रांसफर करेंगे, नहीं सर, इसके तंत्र ट्रांसफर होगा। आप किसी रेस्टोरेंट में डिलीवर कर ऑर्डर प्लेस करते हो, आपने उसको प्राइस दिया, उसने आपको क्या दे दिया, फिजिकली दे दिया, क्या ऑनरशिप दे दी, आप कहोगे हाँ ऑनरशिप दे दी, क्या पता चला आपको, आपको कोई डॉक्यूमेंट दिया क्या उसने, नहीं दिया। आप बर्गर खाने जा रहे हो, पिज्जा खाने जा रहे हो, तो आपको आपने पैसे दिए, आपने पिज्जा ले लिया, क्या आपको ऑनरशिप मिली उस पिज्जा की, सर बिल मिला, बिल, सर बिल क्या ऑनरशिप होता है, सर बिल थोड़ा ना ऑनरशिप होता है, बिल तो एक सबूत होता है कि आपने पिज्जा खरीदा है। ठीक है, तो दोस्तों आप समझे कि ऑनरशिप आपके नाम हो गया, कि ये पिज्जा आपके नाम हो, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। तो हम मानते हैं कि जब वो पेमेंट ऑफ प्राइस मिल जाएगा सेलर को, तभी वो डीम्ड मान लिया जाएगा कि हाँ अब आपको मान, जैसे आपने पैसे दे दिए तो आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत है, आप ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आपके पास आ गया, ये पिज्जा आपका हो गया, आप ये मान लिया जाएगा एक पिज्जा आपका हो गया, दैट्स कॉल्ड डीम्ड एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। आप समझिए, पेन खरीदने गए दुकान के अंदर, तो पेन खरीदा, आपको पेन आपके पास आ गया, पोजीशन तो आ गया, ऑनरशिप आई नहीं आई, ऑनरशिप कब आएगी, जब आप पैसे दे दोगे, अब आपका पेन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो पेमेंट करने से आपकी ऑनरशिप आ जाती है, पर आपको कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं मिलता ना पेन खरीदने में, पेन खरीदने में कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं मिलता। तो अब इस केस के अंदर क्या माना जाएगा कि हाँ पेन आ गया और पेन का ऑनर भी हो गया। अब किसी प्रैक्टिकल सोचो, आप किसी दुकान में पेन लेने जाओगे, पेन आपने लिया, पैसे दे दिए, आप उसके ऑनर बन गए, आप कहते हो हाँ मैं तो ऑनर हूं। अब ये पेन आप कुछ भी करो, तोड़ दो, क्या आप दुकान वाला आपसे लेगा, आपसे नहीं लेगा भाई, पैसे भी नहीं देगा आपको वापसी। तो मतलब जब भी आपने प्राइस का पेमेंट करा और आपने पेन ले लिया, प्राइस का पेमेंट करते ही आपके पास ओनरशिप आ गई, ओनरशिप आ गई, इसका मतलब मान लेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आ गया, मतलब ओनरशिप आ गई है, भले ही डॉक्यूमेंट आया नहीं आया वो मैटर करता, मान लिया जाएगा कि आ गई, आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, मतलब इन द सेंस कि फिजिकली आए ना आए फर्क नहीं पड़ रहा, आ गया मान, जैसे ही आपने पेमेंट करा प्राइस का, आपके ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, डीम्ड एज ओनरशिप ट्रांसफर। ठीक है, तो अगर कोई डिलीवरी का ऑर्डर आता है, और डिलीवरी तभी होगी जब पेमेंट ऑफ प्राइस होगा, तो जैसे ही पेमेंट ऑफ प्राइस आप देते हैं, प्राइस का पेमेंट हो जाता है, तो ओनरशिप भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होती है, तो मान लिया जाएगा कि डीम्ड ट्रांसफर हो गई ओनरशिप की। डीम्ड मतलब मान लिया जाएगा। क्या शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट दोस्तों क्या होता है। अब शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, आपको पता है जब भी हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो कंपनी क्या करती है, हमें उसके बदले में एक सर्टिफिकेट देती है, जिस सर्टिफिकेट को शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं। उसमें लिखा होता है कि आपने, मान लो आपकी कंपनी, मैंने आपकी कंपनी के शेयर खरीदे, तो आप मुझे शेयर सर्टिफिकेट दोगे, उसमें लिखा होगा कि आपने मेरी कंपनी के इतने शेयर खरीदे, इतने अधिकार खरीदे, इतने राइट्स खरीदे। तो शेयर सर्टिफिकेट एक तरीके से क्या होता है, डॉक्यूमेंट शोइंग द टाइटल ऑफ गुड्स, डॉक्यूमेंट शोइंग द टाइटल ऑफ गुड्स, कि हाँ देखो बिल ऑफ एक्सचेंज, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट शोइंग द टाइटल ऑफ गुड्स, ये डॉक्यूमेंट हमें दिखाता है कि जो शेयर है वो आपके नाम ट्रांसफर हो गया है। ये तो आप इसमें से डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स भी लिख सकते हो, बिल ऑफ एक्सचेंज भी लिख सकते हो, एक तरीके का शेयर सर्टिफिकेट, एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज तो नहीं है, आगे बताऊंगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में नहीं है क्योंकि अदर इंस्ट्रूमेंट में आ जाते हैं दोस्तों। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर कह सकते हैं, पर मेनली जो उसका सी पार्ट है, देखो जो हमारा स्टडी मैट कहता है कि, हमारा स्टडी मैट कहता है कि देखो इसको आप ये मानो
देखो एज पर नेगोशिएबल चलेंगे तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ही माना जाएगा, पर हम पढ़ रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहता है कि ये वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा इन शेयर सर्टिफिकेट कि आप गुड्स का टाइटल आपका ट्रांसफर हो गया है उसको शो करने के लिए कि देखो भाई ये शेयर अब मेरे नाम के हो गए, ये लो डॉक्यूमेंट शो करने के लिए भाई शेयर का टाइटल ओनरशिप मेरी हो गई अब, ठीक है। बिल ऑफ लैडिंग, बिल ऑफ लैडिंग इन सभी का मतलब मैंने आपको बताया है बिल ऑफ लैडिंग। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, देखो बिल ऑफ लैडिंग सेल ऑफ गुड्स के हिसाब से बता रहा हूं, सेल ऑफ लैडिंग ये तरीके का डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स माना जाता है। अगर हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करें तो उसको अलग, सॉरी नेगोशिएबल की बात करें तो वहां पर बिल ऑफ लैडिंग आता है, ये भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, बट ये ऐसा नहीं होता दोस्तों, आगे जाकर बताऊंगा एक तरीका क्या होता है। पर अभी हम बिल ऑफ लैडिंग की बात करें तो बिल ऑफ लैडिंग एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, टाइटल ओनरशिप डॉक्यूमेंट एक तरीका माना कि हाँ भाई मिल गया, ऐसे के थ्रू माल आया कि हाँ भाई आ चुका है, माल रिसीव्ड हो चुका है, ये है बिल ऑफ लैडिंग, ठीक। सेक्शन 19 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट डील विद द पासिंग प्रॉपर्टी ऑफ डैश गुड्स, ऑफ डैश गुड्स। सेक्शन 19 किसके बारे में डील करता है? सेक्शन 19, देखो अगर मैं बात करूं सेक्शन 19 की तो सेक्शन 19 जो बात करता है वो स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स के बारे में बात करता है। सेक्शन 19 जो डील करता है वो किस प्रॉपर्टी, किस गुड्स की प्रॉपर्टी की ट्रांसफर करने की डील करता है? स्पेसिफिक और असर्टेन, स्पेसिफिक बोल लो या असर्टेन बोल लो, बात एक ही होती है दोस्तों। स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स की डिलीवरी की बात करता है। फ्यूचर गुड्स के लिए अलग सेक्शन है, कंटीजेंट गुड्स के लिए अलग सेक्शन है, और अनसर्टेन गुड्स के लिए अलग। तो सेक्शन 19 किसका है? स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स का। देखो सेक्शन तो आपको खुद ही याद करना पड़ेगा, इसमें याद कराने वाले बच्चे तो हो नहीं आप, ठीक है, याद आपको खुद ही। और याद करने का तरीका, सिंपल तरीका यह है कि आपको जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार आपको याद होगा। सेक्शन 19 है स्पेसिफिक गुड्स की प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करने का। सेक्शन 2 फॉर डिलीवरी और ट्रांसफर। सेक्शन 2 है आपके पास ये, सेक्शन 2 है बायर, मतलब जो भी आपके पास सेक्शन है, ठीक है, ठीक है। मेरा सेक्शन याद होना ना होना मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा मुझको याद करना है, मैं पढ़ चुका भाई, मैंने याद करना था, कर लिया अपने टाइम पर। अब आपकी बारी है याद करने की और आपको पढ़ना है, ठीक है। वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड, क्या माना जाएगा दोस्तों? अब एक बात ध्यान रखना, दो चीज होगी, बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज क्या हो रहा है। वॉलंटरी ट्रांसफर करे अपनी इच्छा से, किस चीज का? पोजीशन क्या है, प्रॉपर्टी का, दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। अगर आप पोजीशन कर रहे हो, पोजीशन मतलब फिजिकली गुड्स को ट्रांसफर करो, दैट्स कॉल्ड डिलीवरी, और जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करो दैट्स कॉल्ड ओनरशिप। यहाँ पर पोजीशन लिखा है दोस्तों, प्रॉपर्टी नहीं लिखा। अगर लिखा होता ना वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी तो आप कहते हैं ओनरशिप, पर अब यहाँ के लिखा है पोजीशन, मतलब गुड्स का फिजिकली ट्रांसफर कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड डिलीवरी। जब हम गुड्स को फिजिकली ट्रांसफर करते हैं या सिंबॉलिक करते हैं, कंस्ट्रक्टिव मतलब डिलीवरी करते हैं, गुड्स को ट्रांसफर करते हैं, पोजीशन करते हैं, गुड्स का ट्रांसफर करते हैं, दैट्स कॉल्ड डिलीवरी, ठीक है। और जब हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं वॉलंटरी, दैट्स कॉल्ड ओनरशिप, ठीक है। तो ओनरशिप वर्ड यूज मत करना, ओनरशिप वर्ड यूज होता है प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है दोस्तों। अच्छा आगे देखते हैं। अच्छा अब देखते हैं कितने बचे, 31, 32, 33, 34, कहां तक है ये? 55। फिर ट्रू फॉल्स वगैरह है, तो अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर एमसीक्यू वगैरह है, मैचिंग वगैरह, मैचिंग तो आप आराम से कर लोगे, 6 मैचिंग है, तो अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे 31 से लेकर, और नेक्स्ट क्लास में पूरे खत्म करा देंगे, क्योंकि क्लास बड़ी होना सही भी है। अगर आप चाहते हो बड़ी करना तो आप नेक्स्ट क्लास जाकर देख लीजिए, आपको अपने ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। ये तो मैं उन स्टूडेंट के लिए 1 घंटे की बनाता हूँ कि भाई 1 घंटा आपने पढ़ लिया, आप थोड़ा माइंड फ्रेश कर लो, थोड़ा 1, 2, 15, 20 मिनट थोड़ा ऐसे देख लो, घूम लो फिर लो, क्या कर लो, या फिर उसके बाद अपना फोन के मैसेज चेक कर लो, उसके बाद अपना वापस लग जाना और दोबारा देख लेना, खत्म कर देना चैप्टर को, ठीक है दोस्तों। चलो थोड़ा रेस्ट लीजिए और फिर दोबारा नेक्स्ट क्लास देखिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।